हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, प्लस में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत होती है। ठीक है, तो हिंदी में हम बोले तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और हम कैसे संतुलित कर सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण को। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, यानी कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको जो चैप्टर है पीछे वाले का जो लेक्चर में जिसमें जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या है, ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे हम अब पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं अपनी तरफ से। सपोज H2 + O2 यूनिवर्सल, जनरली हम इसी को केमिकल इक्वेशन को बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली। अब क्या दिक्कत है कि हम इस केमिकल इक्वेशन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का रीजन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो ये है द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है, तो इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान के संरक्षण नियम की वजह से ही हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये संरक्षण नियम क्या है, कंजर्व या संरक्षण का मतलब होता है जो चीज वहां पर बनी रहे। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड क्या है कि बट एक इसमें और लाइन ऐड होती है, वो क्या, आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस में देखा होगा कि क्या होता है, आप उसे जैसे मान लो कहीं पर बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जैसे लकड़ी को आपने जलाया, तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ तो वहां अप्लाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि भाई अगर आपने मान लो 100 किलो की लकड़ी जलाने के बाद जो भी ऐश बची, जो भी पार्ट बचा, वो सपोज 20 से 30 किलो का बचा, तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो कहाँ गया। ठीक है, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट में आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो वो पार्ट क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्लस में फर्दर मॉडिफाई करके क्या बोलते हैं हम कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो द्रव्यमान का संरक्षण नियम हुआ, ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, परंतु द्रव्यमान को हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ये आपका द्रव्यमान का संरक्षण नियम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ठीक है, और वो कैसे ट्रांसफर होता है, फ्रॉम द फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप गिवन बाय सर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था इस इक्वेशन को, इसके अकॉर्डिंग जितना भी मास डिसअपियर होगा वो एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पर E दिखाता है एनर्जी को, ऊर्जा को, M दिखाता है मास यानी द्रव्यमान को, और C दिखाता है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति को, जो कि जिसकी वैल्यू होती है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बड़ा अटपटा सा लगता है इतना 10⁸ याद रखना, इसलिए सीधा एक सिंपल तरीका है
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इजी। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड होती है वो किसकी होती है, लाइट की होती है। ठीक है, आगे आप बैलेंसिंग सीखते हैं। तो बैलेंसिंग में क्या होता है, शुरू में आपको क्या करना है, स्टेप वाइज फॉलो करना है। आफ्टर दैट अगर आप काफी सारे क्वेश्चंस कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब अब नॉर्मली देख के पता लगा लेते हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ जितने हाइड्रोजन है उतने इधर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन है। उसका मतलब ही ये है कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने हाइड्रोजन इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। मतलब क्या है कि भाई जितना आपका इधर मास है हाइड्रोजन का उतना ही इधर होगा। ठीक है, ऐसे करके आप सारे मॉलिक्यूल का लिखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान का संरक्षण नियम वहां पर आ जाएगा। ठीक है, काम करने लगेगा। इसके बाद आगे जो पढ़ते हैं इसमें क्या है आपका कि कैसे केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बिल्कुल एक तरीके से रूट से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। ठीक है, इधर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बोलते हैं, दैट इज हिंदी में इसे हम बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, और इधर जो बन गया वो बोलते हैं हम उसे प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में हो गया ये उत्पाद। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और उसके बाद क्या देते हैं आपको, प्रोडक्ट देते हैं, उत्पाद देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है, बहुत इजी टेबल है। इस तरफ हमने लिखा रिएक्टेंट, ठीक है, हम उसको आर से दिखा रहे हैं, और हिंदी में बोले तो अभिकारक यानी आ से दिखाते हैं सपोज। ठीक, और इस तरफ लिख दिया हमने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, और इस तरफ हमने लिख दिया एटम यानी कि परमाणु या तत्व लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से इसको एनालाइज करो कि इस तरफ कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। वही यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जैसे H2 है तो यहाँ क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन। ठीक है, और O है तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, O, और तो कोई है ही नहीं। तो आप देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ कितना प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ लिखा हमने 2। इस तरफ भी कितना प्रेजेंट है, 2, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया, 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ कितना प्रेजेंट है, 2, लिख दिया 2। इधर कितना प्रेजेंट है, 1। तो अब आप देखो कि हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है, जितना इस तरफ है उतना ही इसी तरफ हो गया, बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं। तो उसको बैलेंसिंग के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बनाने के लिए, 1 को 2 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, बट आप यहाँ देख रहे हो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सेपरेट लिख के दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 लगा दे, ये रॉन्ग है। ना ही आप ऐसे यहाँ पर 2 लगा सकते हो, ये भी गलत है। वो सीधा बाहर लिखा जाएगा फ्रंट में, एटम के फ्रंट में, जिसे हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, 2। अब आप फिर से एक बार चेक करोगे, क्या किसी और एलिमेंट के यानी परमाणु या एटम के नंबर में फर्क आया है? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर कोई दूसरा एटम उसके साथ प्रेजेंट है, जैसे आपको ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करना था पर यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका नंबर भी क्या होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन, अब देखते हैं रिएक्टेंट की तरफ हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, उत्पाद की तरफ हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो हम किस तरफ भी देखेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे, प्रोडक्ट को यानी उत्पाद को देखेंगे। तो आप देखो 2 और ऑक्सीजन तो हो गया 2 × 2, ठीक है, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कितना हो गया आपका 2 × 2 = 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया इस तरफ 4 हो गया और ऑक्सीजन हो गया 2। अब आप फिर से देख रहे हो, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया बट हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी हम हाइड्रोजन को हमें फिर से संतुलित करना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए, इस 2 को 4 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 2 × 2, 2 × 2 क्या बन गया आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4। अब आप देखो दोनों तरफ, इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इस तरफ
V4 हो गया, यानी रिएक्टेंट की तरफ भी 4, ऑक्सीजन की तरफ भी सॉरी प्रोडक्ट की तरफ भी 4 और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इस तरफ भी 2 है, हेंस आवर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बैलेंसिंग बड़ा इजी कंसेप्ट है, जितना ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा स्मूथली आप इसे कर पाओगे और बाद में एट लास्ट आपको ये टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि आपको इसमें जब बैलेंसिंग करते हो तो आपको वैलेंसी भी पता होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब है, ये तो हम बैलेंसिंग का मीन्स है कि आप जितना मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेके चलते हो, और वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता हिंदी में। तो संयोजकता या वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट किए जाएंगे, मतलब कोई भी एटॉम देता है या किसी से लेता है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत अलग है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो बाद में कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सब के बारे में बता दूंगा, या फिर लेक्चर के लास्ट में इस सब को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। अब यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे, क्या देखा आपने, वही टेबल फिर से क्रिएट करते हैं हम अपनी। इस तरफ हमारे एटम आ गए यानी कि परमाणु, ठीक है, इस तरफ हमारा रिएक्टेंट आ गया यानी कि अभिकारक, और इस तरफ हमारे प्रोडक्ट आ गए यानी कि उत्पाद। अब क्या है, आपको देखना है कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला एटम कौन सा प्रेजेंट है, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद क्या प्रेजेंट दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और उसके बाद देखो क्या और कोई भी एटम प्रेजेंट है, तो यस प्रेजेंट है। कहाँ दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हम ये टेबल एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, तो क्या क्या है हमारे पास, कैल्शियम ये रहा, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटम जो डिफरेंट यहाँ परमाणु उपस्थित है वो हमने लिख दिए। अब रिएक्टेंट की साइड देखना है, कैल्शियम कितना प्रेजेंट है, 1, प्रोडक्ट की साइड कितना प्रेजेंट है, 1। वाह, ये तो पहले से बैलेंस। नेक्स्ट आप देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, अभी जो 2 मल्टीप्लाई में लिखा है इसका मतलब है ये 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ये कुछ ऐसा है कि जो कैल्शियम है वो OH के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 इसके, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ठीक है, अब तो सर जी ये तो इसके साथ लिख दिया। देखो ध्यान रखना, जब आप रिएक्टेंट लिखा अभिकारक लिखा तो इसका मतलब है जितने इस तरफ ऑक्सीजन है सब लिख दो, 10, 100, 50, 3, 4, 1, आधा सब। ठीक है, तो ये आ गया ऑक्सीजन 4। इस तरफ कितने हैं ऑक्सीजन, 3 1 जा 3, और ये कितना है 4। गुड, अब हाइड्रोजन इधर कितना है 2, और तो कोई नहीं है, 2 हो गया, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, और आप देखो कार्बन यहाँ कितना प्रेजेंट है 1, और इस तरफ भी कितना प्रेजेंट है 1। सो नेचुरली ये जो केमिकल इक्वेशन थी ये पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, ये पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो इसको कराने की वजह क्या है, ये सिंपल है, इसमें हमने कोई भी, आप सबको देखो ध्यान से एनालाइज करो, हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ऐसा भी होता है समटाइम, हम एग्जाम में सोचते हैं अरे हमें इक्वेशन दिया तो जरूर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट समटाइम क्या होता है, नेचुरली ऑटोमेटिकली आप इक्वेशन लिखोगे, समीकरण लिखोगे, आपकी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी आपके सामने आते हैं, तो उसमें ये नहीं कि अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करने लग जाओ कहीं गलती करके। ठीक है, चलो
थर्ड इक्वेशन हम जो लिखेंगे, तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक है कि जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और जो जिंक कार्बोनेट है वो टूट जाएगी जिंक प्लस में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 में। तो क्या अब आप इसको देख के बता सकते हो कि ये बैलेंस्ड है इनबैलेंस्ड है? तो ये केमिकल इक्वेशन भी क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। आया समझ में? तो आप देख सकते हो जिंक 1 इस तरफ 1, C1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ 1 और 2 3। अब तो आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन और आ गई जो पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम ये केमिकल इक्वेशन जो कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से कर रहे हैं, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा इजी रहे समझना, ठीक है। और आप उसको रीचेक भी कर लेना, क्योंकि अगर और कोई केमिकल इक्वेशन है जो आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्वेशन है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH का ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे इक्वेशन लिखते वक्त एक बात ध्यान रखना कि ये जो कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनमें सम टाइम क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट भी सेम तरफ हो जाता है। मतलब कई बार क्या होगा, ये पूरे का पूरा इस तरफ दिखेगा, तो उस वक्त हमें कैसे डील करना है, कैसे शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, तो वो देखना। कैल्शियम NO3 ट्वाइस प्लस में H2O, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन थी। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे क्या, अगर मैं इसको नॉर्मल करूं, H एटम लिखते हैं यहां पर हम अपने, ठीक है, परमाणु, उसके बाद इस तरफ रिएक्टेंट, अभिकारक, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो इसमें क्या ट्रिक है बेटा कि अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अंटिल 10th क्लास की जो साइंस है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 11 और 12 और कॉलेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर ने ट्रिक बता दी बस वही लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझते हैं, ठीक है, उनके ट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कहीं पर भी कि एक मॉलिक्यूल एज इट इज दूसरी तरफ आ रहा है, तो देख रहे हो NO3 एज इट इज दूसरी तरफ आ रहा है, तो हम उसको अलग एटम की तरह, अलग मॉलिक्यूल की तरह क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम एटम ना लिख के सिंपल क्या लिख सकते हैं, कोई भी एंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर सब आ गया, एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल भी आ गए, ठीक। तो आप यहाँ देखो, पहले लिखा हमने हाइड्रोजन, NO3 पूरा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो NO3 को लिख दिया हमने अलग से, ठीक है। कैल्शियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ठीक है। तो इसमें जब आपकी बार ऑक्सीजन गिनोगे तो इसे छोड़कर काउंट करना आप, सो दैट कि आपको ज्यादा जल्दी ये क्वेश्चन समझ में आए और इतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो उससे भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम सोल्व कर सके उतना इजीली सोल्व भी करें, एक्यूरेसी भी आए और आपका साथ में जो रिजल्ट है वो भी ठीक हो। ये नहीं कि जल्दबाजी में सोल्व कर दिया और आपका रिजल्ट भी खराब हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 1 और ये 2 यहाँ से, तो टोटल हो गए 3। इस तरफ कितने हैं, ओनली 2। NO3 इस तरफ कितना है, 1। इस तरफ NO3 कितना है, टोटल 2। कैल्शियम कितना है, 1। इस तरफ कितना है, 1। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 2, ठीक है। NO3 वाला नहीं देखना हमें ऑक्सीजन इसका। और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है हमारा, 3 2 जा, सॉरी 1 ओनली, ठीक है। तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1। और हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 2। तो हाइड्रोजन तो सॉरी हम लिख चुके एक बार। तो ये हो गया हमारा, इसकी डिफरेंट एंटिटीज हमने लिख ली, ठीक है। अब बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग में सबसे पहले हम NO3 को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस, आप किसी को भी करो, बट जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसको बैलेंस करना उतना पहले आप करोगे उतना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो मोर देन
1 एटम कंसिस्ट कर रहा है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो किस तरफ भी कितना है 2 है, तो इस तरफ भी कितना होगा 2 होना चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2। तो जब आपने NO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन पे भी इंपैक्ट आ गया, हाइड्रोजन के भी नंबर्स क्या हो गए चेंज हो गए। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, फिर से काउंट करते हैं, 2 प्लस में 2 कितने हो गए टोटल 4, ठीक है। NO2 तो NO3 तो क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैल्शियम तो 1 1 है, ठीक है बैलेंस है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 है इस तरफ 1 है, तो चाहे आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लो चाहे आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में 2। जब आपने यहाँ 2 लिखा तो आपने देखा हाइड्रोजन पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन के नंबर्स भी क्या हो गए चेंज हो गए। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया। अब आप देखो सबके साथ क्या हो गए बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसे ऐसे करते हैं नाइट्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग तो वो बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आप इसको काउंट करते फिर यहाँ किसी के साथ मल्टीप्लाई वहां किसी के साथ मल्टीप्लाई, तो उस चीज से बचने में ये आपकी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें एज इट इज एटम जो होगा एज इट इज मॉलिक्यूल जो होंगे वो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं सो दैट कि आपको वो क्लियर हो जाए। चलिए तो आगे है, सपोज आपके पास बेरियम सल्फेट है और रिएक्शन करते हैं हम इसका NaCl के साथ, ठीक है। NaCl कोई दूसरा आइटम ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि ज्यादा समझ में आते। मान लो जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब जो जिंक है जिंक और इसका रिएक्शन होता है और ये बना लेता है जिंक सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड। तो इसमें आप देखो तो यहाँ पर भी SO4 है, यहाँ पर भी SO4 एज इट इज पहुंच गया है, ठीक है। हालांकि ये एटम अभी बैलेंस्ड है पहले से ही, बट आप देख सकते हो यहाँ SO4 था और यहाँ पर भी SO4 एज इट इज पहुंच गया, ठीक है। तो इसके और कई एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 will give you सोडियम सल्फेट प्लस में Na2SO4 प्लस में H2O, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट हो गया। तो क्या होता है इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो है इन सब में देखो क्या कोई ऐसी एंटिटी है, क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो एज इट इज वहां पर पहुंच गया। तो आप ध्यान से एनालाइज करो तो SO4 जो SO4 है वो यहाँ पर भी SO4 की तरह है और इस तरफ भी SO4 की तरह है, तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर हो गया। तो ठीक है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, और इस तरफ हमें क्या लिखनी है एंटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एंटिटी क्या है N, सेकंड क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, और उसके बाद हमने SO4 को एक डिफरेंट मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट किया कि मतलब वो एज इट इज यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो Na लिखते हैं, Na इस तरफ कितना है, Na इस तरफ कितना है 1, इस तरफ कितना है 2, SO4 को छोड़ के ऑक्सीजन देखो कितना है 8 1, और इस तरफ कितना है 1, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 1 और 2, टोटल 3, 1 इसका 2 इसका, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। और SO4 इस तरफ कितना है 1 और इस तरफ कितना है 1, हो गया। अब क्या है, हम सबसे पहले सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं, इजी है, ठीक है। और
ज्यादा इसके साथ एटम्स भी जुड़े हुए, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो बाकी एटम्स को हमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब तक कि उसके साथ वाले ना आए। तो रिएक्टेंट की तरफ क्या, तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ ही चेंज करना है। अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया तो Na तो हो गया 2, गुड, तो Na हो गया टोटल 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × 1 2 ऑक्सीजन, और प्लस में और तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया आपके पास 4, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो आप कि कौन इम्बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, किसी एक को आप बैलेंस करो। चलो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लगा है, 2, तो जहां हाइड्रोजन प्रेजेंट था वहां हमने क्या लगा दिया, 2। तो अब क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, तो ऑक्सीजन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए टोटल 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ठीक है। सो हमने केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस कर लिया। बाकी अब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे के लेक्चर में हम डील करेंगे हमारी पूरी जो सीरीज आएगी। इस पूरी सीरीज में हम 10th की जो साइंस है उसको पूरे का पूरा डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है।